वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर शाजिया मौजूद हैं, किरण हॉस्पिटल, डायरेक्टर किरण हॉस्पिटल, और हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने इनसे सवाल किया था क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। जब हम मदर फीड की बात करते हैं उस पर तो अलग कभी बात करेंगे, लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप मदर फीड नहीं करा पाए अपने बच्चे को, तो लोग कहते हैं कि इससे आपका जो परसेंटेज है या जो आपकी अकरेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है उसका रेशियो आप में बढ़ जाएगा। क्या ये ऐसा ही है? देखें, कहते ये हैं कि वन ऑफ द कॉजेज़, इट्स नॉट कॉजेज़, इज़ द रिस्क फैक्टर। बट हैविंग सेड दैट, रिस्क फैक्टर है कि आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे तो हो सकता है, बट ये रिस्क फैक्टर और बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी तो हैं जिनकी मौजूदगी में हो सकता है। हमारे यहाँ, जैसे मैं आपसे ब्रेक के दौरान बात कर रही थी कि हमारे यहाँ तो ब्रेस्ट फीड लोग कराते हैं, फिर भी हमारे यहाँ इंसिडेंस ज़्यादा है। तो कॉज क्या है या रीजंस क्या हैं या रिस्क फैक्टर क्या हैं, ये हमें एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम अपने कैंसर का डाटा एक नेशनल लेवल पे इकट्ठा करेंगे और नेशनल लेवल पे इकट्ठा करने के बाद उसकी उसमें जाएंगे कि कौन किस एरिया से और क्या उसकी हैबिट्स और क्या हैं, तो तब हमें पता चलेगा कि वेदर ब्रेस्ट फीडिंग कॉज थी या छोड़ना कॉज थी या नहीं थी। बट जनरली सेइंग कि ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं कि उससे रिस्क कम होता है, उससे कम होता है। ओके, सो डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी हम कुछ बात कर रहे थे कि कॉजेज़ या रीजंस, जैसे लोग कहते हैं हमने पता नहीं इस तरह का लाइफस्टाइल था जिसकी वजह से ये हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हुई हैं कि जिसकी वजह से ये हो गया। तो वजह एक्चुअली है क्या हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर की? देखिए, मिथ्स तो बहुत सारे हैं कि जैसे आपने कहा कि कसूर था इसलिए हो गया, जादू हो गया, जो भी कुछ हो गया। कोई कॉजेज नोन नहीं है, वो वर्ल्ड ओवर नोन नहीं है। रिस्क फैक्टर नोन है, वो मैंने पहले भी बताया कि क्या रिस्क फैक्टर हैं। अब लाइफस्टाइल में अगर आप बात करें, रीजंस नहीं पता, रीजंस नहीं है। कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद हम इस बात को कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? आवाज़ बड़ी कम आ रही है। जी, मैं सारा बात कर रही हूँ कराची से। मुझे सवाल मेरा यही था कि क्या क्या कॉजेज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, स्पेशली जो यंग वुमेन्स हैं जिनमें होता है, क्योंकि जो फीडिंग मदर्स हैं, जो मैरिड हैं, उनका तो हमें पता होता है, लेकिन अगर यंग एज में हो रहा है तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। अच्छा, आप बात ये करना चाह रही हैं कि अनमैरिड अगर कोई है और उसमें हो जाता है तो उसका क्या रीज़न है? बिल्कुल, ठीक है जी, थैंक यू। देखिए, फिर वही बात कि रीज़न कोई नहीं है। अनमैरिड में वैसे देखने में इतना आया यंगर नहीं एज है। में कम है, ओल्डर एज में ज़्यादा है। परसेंटेज ऑफ कैंसर जो या वो कहें इंसिडेंस ज़्यादा है, यंगर एज में कम है। अनमैरिड, अगर आपकी माहवारी जल्दी शुरू हो गई है तो जल्दी से मुराद क्या है डॉक्टर साहब? वैसे भी मतलब 11-12 इयर्स। हाँ, तो वो भी हमारी वैसे ही मराठी की एज पीछे आती जा रही है, तो ये जल्दी है थोड़ा सा, वरना 14-15 साल भी होती है, 12-13, हमारे यहाँ 11-12 तक चली गई है। तो अर्ली मेनार्की इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, क्योंकि रिस्क फैक्टर ये सारे वो हैं जहाँ हमारे ईस्ट्रोजन से या हार्मोन से या वो सारा एक्सपोजर ज़्यादा होते हैं। तो जब ये एक्सपोजर ज़्यादा होते हैं तो रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है। कॉज नहीं है ये, मतलब और भी बहुत से लोगों के अगर एक फैक्टर है, ये रिस्क है। तो इसलिए यंग फीमेल्स में अगर शादी नहीं हुई और अनमैरिड है तो ये कोई वो हम कह नहीं कह सकते कि इसको ये कॉज थी या उसको उस रीज़न की वजह से हुआ है। जो रिस्क फैक्टर हैं उनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर उनमें मौजूद है। यंगर लोगों में, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनकी फैमिली हिस्ट्री थी, वो यंगर में ज़्यादा आता है, तो इसलिए वो एक्सप्लोर कर लेना चाहिए कि कहीं फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, कोई जेनेटिक उस तरह की, जैसे BRCA1 BRCA2 वाले पेशेंट्स होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, वो दे आर प्रोन टू हैव 2-3 टाइम्स उनका ज़्यादा होता है रिस्क लोग आम जनरल पॉपुलेशन से, तो वो एक्सप्लोर कर लेना चाहिए यंगर पॉपुलेशन में अगर आ रहा हो तो। ये अच्छा डॉक्टर साहब, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली, आप बताइएगा कि ये इसी तरह है या नहीं, कि अगर बहुत अर्ली आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तब भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, और अगर 35 के बाद आपके बच्चे हो रहे हैं या शादी हुई है लेट और लेट आपके बच्चे हो रहे हैं तो भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। वैसे तो जितनी ये हॉलीवुड, बॉलीवुड और बाकी सारे लोग हैं, अब तो हमारे पास भी, वो तो आराम से ही शादियां करते हैं और आराम से ही उनके बच्चे हो रहे होते हैं।
शादी से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेट प्रेगनेंसी लाइक आफ्टर 30 अगर प्रेगनेंसी हो तो वो एक रिस्क हम फैक्टर तो है। डॉक्टर साहिबा ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब जमाना इस तरह हो रहा है कि ताल्लुक नहीं है जी, वो एक रिस्क फैक्टर ज़रूर है कि इफ़ यू हैव योर फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 30 दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर, बट आफ्टर 30 आफ्टर 30 इफ फर्स्ट इज आफ्टर First 30 pregnancy is अच्छा, अगर after. तीसरी चौथी हो रही है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। वो भी यानी आपका पहली प्रेगनेंसी 30 के बाद आपकी हो रही है हाँ। तो फिर दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर बार बार मैं यही रिपीट कर रही हूँ कि ऐसी बहुत सी खवातीन होंगी और हमारे यहाँ भी आजकल होंगी जिनकी 30 जैसे आप कह रही हैं लेट मैरिजेस जी, हो रही हैं, जी। तो उनके यहाँ जो फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 30 हो रही है, बट ऑल ऑफ देम नॉट आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर या दे आर एट रिस्क, बट रिस्क की एक परसेंटेज हाँ, जैसे इसको आम अल्फाज में कि जब आप सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं तो हार्ट अटैक का या लंग्स का जो प्रॉब्लम है उसका रिस्क बढ़ जाता है। Risk अब बढ़ हर स्मोकर के साथ तो ऐसा नहीं होता। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, बहुत अच्छा आपने टॉपिक आज रखा है। शुक्रिया। मैं एक छोटी सी सजेशन देना चाह रही थी कि और मतलब पूछना भी चाह रही थी कि इसमें फैमिली फिजिशियंस का कितना रोल है और कितना इनपुट वो दे सकते हैं। लाइक उनके पास जो मेजॉरिटी बिल्कुल। पेशेंट्स हैं वो उनके पास आते हैं और वहाँ से अगर वो स्क्रीनिंग या एटलीस्ट अवेयरनेस शुरू कर दें, वो 2 मिनट अपने स्पेयर करें कि सिर्फ अवेयर कर दें, मतलब ये मंथली ब्रेस्ट चेकअप, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए उनको थोड़ा सा गाइड कर दें। और अगर उनके बहुत बिजी क्लिनिक्स हैं तो वो या कोई हेल्थ केयर वर्कर हायर कर लें, या मिनिमम ये है कि अगर कोई लीफलेट्स या इस तरह के इंफॉर्मेटिव लिटरेचर अपने हर पेशेंट को देना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है इससे कुछ ना कुछ जो है वो बेहतर, मतलब जो एजुकेटेड है उनको जी, तो आप सही जो बात है leaflet मिसेस भी दें। अतर, और आपने बड़े इम्पोर्टेंट जानिब जो है हमारी अटेंशन मबजूल उनके पास करवाई। बल्क ऑफ पेशेंट आता है, इन लोगों के जी। पास तो स्क्रीन पेशेंट आते हैं ना जो ऑलरेडी कुछ जिनकी प्रॉब्लम जी। शुरू हो चुकी होती है, बल्कि मेरा ख्याल है शुरू के बजाय थोड़ी बढ़ चुकी होती तब आते सही। हैं। और वो एक बेस लाइन है हमारे पास, अगर वहां से हम फिल्टर करना शुरू करें, बहुत अच्छी screening करना बात शुरू है, करें, हाँ। तो और सेकेंडली कि इसमें लाइक एनजीओज भी कर सकती हैं कि वो डिफरेंट एरियाज में जाके वीकली मंथली कैंप्स लगा दें अवेयरनेस, इसमें गवर्नमेंट भी अपना इनपुट दे सकती है। और मेरा ख्याल है ठीक, थैंक यू सो मच मिसेस अतर। और जिस तरह इन्होंने कहा कि जीपीज का क्या रोल हो सकता है? जीपीस से ज़्यादा जीपीस का भी रोल है, लेकिन वही बात है कि अगर फीमेल है तो फिर फीमेल के पास जाने को प्रेफर करेंगी। जिसको प्रमोट करना चाहिए और जो इज़ डूएबल, एक तो ये है कि हमारे यहाँ एक वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे जो कि टीच कर सकते हैं जाके एक गांव के लेवल पे या एक जो भी छोटे लेवल पे जहाँ भी उनका एरिया ऑफ वो है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई थिंक जो रोल हो सकता है, जो प्ले कर सकते हैं, हर खातून अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर पहुँचती है। तो गायनोकोलॉजिस्ट ऑल्दो वो बहुत ही बिजी लोग होते हैं, हाँ। लेकिन वो भी अपना अगर थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके और वो बता दें जी। तो वो भी एक जगह है जहाँ से आप ये मैसेज को अपनी एजुकेशन दे सकते हैं। हमारे यहाँ हमने जहाँ तक गांव के लेवल तक पहुँचना है हेल्थ केयर वर्कर आई थिंक जी। और फिर उसके अलावा जीपीस को, जिस तरह जीपीस की तो आजकल उनकी एसोसिएशन है, तो दे शुड टीच कि जब भी आपके पास कोई फीमेल आए तो आप उनको अगर एग्जामिन नहीं कर सकते, जस्ट शो देम, हैव पैम्फलेट्स कि हाउ टू डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड व्हेन टू डू ब्रेस्ट सेल्फ अच्छा, एग्जामिनेशन। बर्थ कंट्रोल पिल्स और ये जो फैमिली प्लानिंग है, इससे भी रिस्क बढ़ता है? बिकॉज एवरीथिंग जो कि हार्मोन ये बर्थ कंट्रोल पिल्स आर नॉन रिस्क फैक्टर, और इसके अलावा जो लोग पोस्ट मीनोपॉजल भी लेते हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट, दैट इज आल्सो अ नॉन रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो जहाँ भी हार्मोन्स की गड़बड़ होएगी, वहाँ पर ओबेसिटी मसला में भी होगा। हार्मोन की गड़बड़ होती है, तो ओबेसिटी इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। विद दैट, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाजिया, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपने तमाम लोगों तक पहुंचाई। आई होप कि एज इट इज़ लोगों तक पहुंची होंगी और वो इसको समझेंगे भी और आगे स्प्रेड भी करेंगे, बिकॉज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है और अगर किसी को ज़रूरत है या वैसे भी आप समझते हैं कि उससे लोगों का फ़ायदा है तो उसे आगे तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच वंस अगैन। बहुत शुक्रिया। और मेरा एक आखिरी पैगाम जल्दी है कि से। आप जब भी कहीं भी जहाँ भी रीच है पहुँचें और अपने आप को दिखाएं ज़रूर, अपने आप को चेक कराएं। सो विद दैट एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और हमारे पास बिल्कुल मुख्तलिफ मेहमान हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक है। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद बताते हैं आपको कि हम आज क्या करने वाले हैं।